सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष पाठ 23 कविता का कमाल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस पाठ में हम लोग एक ऐसे बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो कि शुरू में तो निठल्ला रहता है, लेकिन बाद में वही बच्चा अपनी तरकीब और सूझबूझ से ऐसा कमाल कर जाता है कि वह एक दिन माला माल हो जाता है। सब कोई उसकी तारीफ करते हैं। राजा भी प्रसन्न होकर उनको धन धान्य से माला माल कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं, बहुत ही रोचक कहानी है, ध्यान दीजिएगा और साथ में आप लोग इमेज करते जाइएगा। यदि आप लोग उस लड़के की जगह होते तो क्या करते। पाठ 23 कविता का कमाल। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि जो काम हाथ में लिया थोड़े से प्रयत्न से पूरा हो जाता है। इस पाठ की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो निठल्ला था और माँ पर बोझ बनकर रहता था। माँ ने उसे धन कमाकर लाने के लिए घर से बाहर कर दिया था। लड़के ने अपनी थोड़ी सूझबूझ से काम लिया, जिसके फलस्वरूप उसे अपार धन संपत्ति मिल गई। कैसे, यह कहानी में पढ़ें। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। माँ बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेलकूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियाँ इनाम में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 असरफियाँ, यह तो बना बनाया मौका था। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का बेबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पंक्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत है काट ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था, तभी सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं।
हमसे ना बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया, आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं? उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब? उत्तर मिला, धन्नुषा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नुषा, भाई धन्नुषा, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, हमसे ना बच सकत है। धन्नुषा भाई धन्नुषा, धन्नुषा भाई धन्नुषा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बुझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नुषा था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नुषा ने उठकर एक आध घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है। चोरों को काटो तो खून नहीं। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कहीं कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। धन्नुषा भाई धन्नुषा। धन्नुषा की तो सांस वहीं रुक गई।
उसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। बच्चों, कहानी पूरी हुई। अब आप लोग बताइए ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। हर कहानी के पीछे एक संदेश छुपा होता है, बहुत बड़ा संदेश छुपा होता है, ठीक है। जैसे इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि यदि कोई मूर्ख बच्चा भी लगन से ध्यान से कोई भी कार्य करता है तो वह भी सफलता प्राप्त कर सकता है। रहीम जी के एक दोहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ यह है कि जब कुएं से पानी खींचते हैं रस्सी के माध्यम से तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी जब कोई कार्य बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत में तब्दील हो जाती है ना। जैसे मदन नाम का लड़का यहाँ पर निठल्ला बताया गया है इस पाठ में, लेकिन जब वह ठान लेता है कविता सुनाने की, है ना, क्योंकि अब उसके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं था और उसको कमाना भी था, तो बेचारा क्या करता, अपनी सूझबूझ से काम लिया, अपने दिमाग का उपयोग किया और कितनी सुंदर कविता की रचना कर डाली। और उसी कविता के माध्यम से राज दरबार का बहुत बड़ा खजाना लुटते लुटते बच गया। इसी से प्रसन्न होकर राजा ने उनको बहुत सारे धन धान्य देकर माला माल कर दिए। अब मदन जो है अपनी माँ का खर्च जीवन भर उस धन के सहारे उठा सकता है। सही है कि नहीं? ठीक है बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।